अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? वो सब क्या आप ठीक होंगे? चलो आज हम करने जा रहे हैं एनवायरनमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो जे के एस एस बी जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो एई एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत हेल्प रहेगा। जो क्वेश्चन नंबर 1, द आवरली वेरिएशन फैक्टर इज यूजुअली टेकन एज। तो इसका आंसर होगा ए पार्ट, क्योंकि आवरली वेरिएशन फैक्टर जो यूजुअली लेते हैं वो 1.5 और अगर हमको लेना होगा कि मैक्सिमम डे के लिए कितना है तो 1.5 1.8 मल्टीप्लाई 1.8 मल्टीप्लाई मैक्सिमम जो डेली डिमांड होगा, और अगर वाली डिमांड है तो 1.8 मैक्सिमम डे पे कितना होगा। और अगर इन दोनों को 1.5 मल्टीप्लाई 1.8 तो 1.2.7 एवरेज डिमांड आएगा। एवरेज ओवरली डिमांड 2.7 आएगा, एवरेज एनुअल डिमांड, लेकिन 1.5 एवरेज मैक्सिमम डे डिमांड। यहाँ पर मैंने इन सबको यहाँ पर किया है, आप देख लो। पहले इसको मैं रब करता हूँ, ये देखो आप। जो मैक्सिमम डेली डिमांड है वो 1.8 एनुअल एवरेज डेली डिमांड है, एनुअल एवरेज डेली डिमांड, इसका खास ख्याल रख लिए। और जो मैक्सिमम ओवरली डिमांड है वो 1.5 मैक्सिमम डेली डिमांड, और अगर हम उसको चेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ एनुअल एवरेज डिमांड, फिर 1.5 मल्टीप्लाई 1.8 वो 2.7 निकल के आएगा। और ऐसे ही मैक्सिमम वीकली डिमांड क्या होता है, वो 1.48 एवरेज वीकली डिमांड। जो वीकली हिसाब से हम एवरेज निकालेंगे तो मैक्सिमम जो वीक में होगा वो 1.48 यानी कि 48% उसको इंक्रीज़ करते हैं। ऐसे अगर मंथली निकालते हैं हम, मंथली कितना कंजप्शन यूज़ हुआ तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका 1.5। जो आप सब देख लो कि कैसे सब कुछ आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2, द परमिसिबल स्टैंडर्ड ऑफ एयर क्वालिटी फिक्स्ड इन इंडिया फॉर द रेजिडेंशियल एरियाज फॉर SPM S2। तो इनके लिए क्या क्या है? जो देखो, जो अभी हमको पता है कि एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, दिल्ली में भी देखा जाए तो हमेशा पोल्यूशन रहता है, उससे बहुत हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, लंग्स में प्रॉब्लम हो जाता है। और बहुत सारे, जैसे कि विंटर में देखा जाए तो एक्सीडेंट होने के भी बहुत चांसेस हैं, होते हैं बहुत सारे। तो उसके लिए क्या है कि हर किसी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ही इस पर जोर दिया था, और फिर इंडिया में आया है स्वच्छ भारत मिशन के दौरान ये किया गया है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, इन सब पोल्यूटेंट्स को मेजर करते हैं, लगभग 8 पोल्यूटेंट्स आते हैं, उनको मेजर करते हैं एक साथ, फिर एक सब इंडेक्स देते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स ये है। पहले हम देखेंगे इनका रेंज क्या है, SPM, ये सब चीज़ों का रेंज क्या है। देखो यहाँ पर इसका मैंने एलाबरेट किया है। देखो, जो SO2 का है, इंडस्ट्रियल के लिए 120 है और रेजिडेंशियल के लिए कितना है, 80। NO2 के लिए 120 और रेजिडेंशियल के लिए 80। SPM के लिए 500 और इसके लिए 200। तो हमारा जो ऑप्शन मैच कर रहा है, इससे ये आप सब टेबल याद करके रखना एग्ज़ाम से पहले। तो इससे मैच जो हो रहा है आंसर, वो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है। और इसके बाद भी हम थोड़ा सा देखेंगे इसमें ये क्यों आया है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए हम इसको थोड़ा डिटेल में करेंगे। देखो यहाँ पर ये सब किया है, आप इस पर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो ये आगे भी काम आएगा। तो ये जो है, देखो ये जो सब पोल्यूटेंट्स हैं इनको 24 आवर्स के हिसाब से एवरेज लिया जाता है, लेकिन एक्सेप्शन किस में है ये भी याद रखना। CO और O3 में एक्सेप्शन है, ये 8 घंटे तक लिया जाता है। जो CO, ये O3 8 घंटे तक लिया जाता है। और जब हम सब इंडेक्स निकालते हैं तो वो मिनिमम कितना होता है, अगर इंडस्ट्रियल के लिए हम 3 पोल्यूटेंट्स कंपलसरी लेना होता है उसमें। और उसमें क्या है, जो प्राइमरी पोल्यूटेंट है, सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर, वो भी ज़रूरी लेना होता है। और रेजिडेंशियल के लिए हम 4 गैसों को ज़रूरी लेते हैं, जो पोल्यूटेंट गैस है 4 होते हैं, वो ज़रूरी लेने होते हैं। देखो 8 पोल्यूटेंट्स हैं, जिसमें क्या है, PM10, PM2.5 यानी कि 10 माइक्रॉन से छोटे होंगे, 2 माइक्रॉन से छोटे होंगे, NO2 SO2। और इसमें याद रख लो, कभी भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि CO2 इसमें नहीं होता है, CO2 नॉट इंक्लूडेड है इसमें, नॉट इंक्लूडेड। 8 मिनट। और ये 1 नंबर 1 कलर 1 डिस्क्रिप्शन क्या है, जब भी कोई इसको इसलिए ना कलर में भी दिया जाता है, क्योंकि कलर यहाँ पर सारे लोग एजुकेटेड नहीं है, तो उनके लिए कलर में इसको डिफरेंस किया गया है, उनके लिए कलर में इसको बताया गया है। तो उसको हम देख लेते हैं। ये देखो, अगर कलर से हमको देखना हो
जो ग्रीन कलर होता है वो गुड कंडीशन होता है, मतलब कि उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब वो अच्छा कंडीशन है जिसमें रह सकते हैं। फिर येलो कंडीशन है, उसको मॉडरेट भी बोलते हैं, 51 to 100 जब एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो येलो जोन में है। तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है जिनको ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, यानी कि डस्ट वस्ट से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ऑरेंज वो जोन है जो अनहेल्दी होता है, सेंसिटिव ग्रुप, यानी कि जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, जो ऑलरेडी बीमार होते हैं उनके लिए ऑरेंज जोन, और ये 101 to 150 है। ऐसे ही रेड जोन, ये आप पढ़ लेना खुद, आप आगे इसको स्क्रीनशॉट अच्छे से पढ़ लेना, ये आ सकता है एग्जाम में। अब है क्वेश्चन नंबर 3, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रेश सीवेज। जो फ्रेश सीवेज है उसका जो होता है, फ्रेश सीवेज के लिए अल्कलीन होता है और कलर उसका क्या है, ग्रे होता है। और सेप्टिक के लिए एसिडिक होता है, या सेप्टिक एसिडिक या ओल्ड सोल्यूशन जो होता है उसका कलर जो होता है वो ब्लैक होता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द रेट ऑफ बीओडी एग्जिटेड, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि बीओडी रिमेनिंग कितना रहेगा। बीओडी रिमेनिंग हम ऐसे देखते हैं कि इससे थोड़ा शॉर्ट नजर आपको थोड़ा रिमाइंडर के लिए ये मैं किया हूँ। देखो ये एल टी एल नॉट है, ये एल टी एल रिमेनिंग होता है। और अगर हम 5 दिन का निकालते हैं तो वो क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल कितना डिमांड था, हम अगर बताएंगे कि इनिशियल हमको 200 डिमांड था, इनिशियल डिमांड 200 था। जो जब 5 दिन के बाद देखा गया तो तब डिमांड कितना रहा, 20 ही रहा। तो इसका मतलब बी ओ डी 5, यानी कि 5 दिन में कितना बी ओ डी कंज्यूम हुआ, तो वो 180। बी ओ डी 5 हम बोल सकते हैं कि 180 है। तो ये सब आपको, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये सब याद रखना। और जो बी डी 5 होता है वो 68% होता है टोटल डिमांड, यानी कि एल्शियम डिमांड कितना था, वो बी डी 5 68% अप्रॉक्सीमेट उसका लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ए पाइप कन्वेइंग डोमेस्टिक वेस्ट वाटर फ्रॉम प्लम्बिंग फिक्सचर ऑफ सिंगल बिल्डिंग टू ए कॉमन सीवर पॉइंट विद डिस्पोजल इज। तो इसका आंसर जो है हाउस सीवर आएगा। हाउस सीवर जब सिंगल बिल्डिंग से ही निकालते हैं तो वो हाउस सीवर ही आएगा। अगर बहुत सारे हाउस होंगे तो उसको लेटरल सीवर बोलते हैं। ये देखो लेटरल सीवर, जब नंबर ऑफ हाउस से सीवर आएगी उसको हम लेटरल सीवर से कनेक्ट करते हैं। देखो ये इधर एक हाउस होल्ड है, फिर एक और हाउस होल्ड आएगा, इधर एक और, उन सबको कनेक्ट करेंगे लेटरल सीवर से। और लेटरल सीवर से यहाँ से भी कुछ आएंगे तो इसको सब मेन से, फिर यहाँ से आउटलेट होता है और यहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट दिया है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हम पाइप्स के वो बहुत सारे तरीक़ों से करते हैं, रेडियल भी, ग्रिड से भी, वो डेड एंड से भी। लेकिन जो ये बोलता है कि आउटर पेरी पेरी में किस में, मतलब कि आउटर सरफेस में किस में पानी होता है। देखो हम क्या करते हैं कि ऐसे ही ये पाइप्स लगाते हैं, फिर यहाँ पर अगर हाउसेस होंगे तो यहाँ से हम ब्रांच निकालते हैं तो उनको पानी देते हैं। जो लेकिन मेन होता है वो मेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर वो इसके बाउंड्री के अलग होता है, आउटर बाउंड्री के अलग, फिर यहाँ से हम पानी को देते हैं। तो ये जो होता है ये रिंग सिस्टम में होता है, रिंग सिस्टम में यही सब चीज़ें होता है। तो ये जो रेडियल सिस्टम, ग्रेड आयरन सिस्टम, ये हम यहाँ पर मैंने थोड़ा इसको डिटेल में दिखाया है, ये आप देख लीजिए, आपको समझ आएगा थोड़ा। देखो ग्रिड आयरन सिस्टम क्या है, इसमें जो मेन पाइप होता है वो सेंटर के थ्रू, और फिर सेंटर के थ्रू फिर वहाँ से ब्रांच ले जाते हैं, फिर लेटर्स वो फिर हाउसेस को वाटर प्रोवाइड करते हैं। देखो यहाँ पर समझ आएगा आपको कि ये कैसा है, ये यहाँ से आप अच्छे से देख लेना, थोड़ा पढ़ लेना, फिर आपको समझ आएगा। ऐसे यहाँ पर दूसरा है डेड एंड सिस्टम। डेड एंड सिस्टम ज़्यादा यूज़ करते हैं ओल्ड सिटीज़ में, क्योंकि इसमें ब्लॉकेज बहुत होता है और कभी कभी जब मेंटेनेंस होता है तब भी ये काम में, मतलब सारा सप्लाई बंद करना पड़ता है, तभी हम कर सकते हैं मेंटेनेंस इसकी। तो दिस सिस्टम हैज़ ओनली वन पाइप, इसकी ओनली वन पाइप होता है, इसलिए अगर एक ही पाइप उसमें कुछ हो गया तो फिर सारे मतलब कि टाउन को ही पानी चला जाता है, तो इसलिए अच्छा नहीं है और ये अनप्लानड सिटी के लिए यूज़ किया जाता है। देखो यहाँ से पढ़ लेना, नंबर ऑफ सब मेन्स बाइफरकेट होता है फ्रॉम ईच सिमिलर ब्रांचेस से। ये हो गया डेड एंड सिस्टम। आप थोड़ा देख के रिंग सिस्टम में क्या होता है, सिस्टम्स आर आल्सो नोन एज सर्कुलर सिस्टम, सिस्टम्स और मेन पाइप और अराउंड द एरिया, एरिया के अराउंड इसमें सब पानी। देखो यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। रिंग सिस्टम या सर्कुलर सिस्टम, रिंग सिस्टम को हम सर्कुलर सिस्टम भी बोल सकते हैं। ये देखो सर्कुलर सिस्टम, ये याद रखना, और जो अभी पढ़ा है उस पर थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब ये है कि उस टॉपिक के रिलेटेड सब पढ़ना है हमको, क्योंकि ज़रूरी नहीं ये क्वेश्चन है इसी टॉपिक से आ सकता है, लेकिन दूसरा कोई डाल सकता है, इसलिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। देखो द परसेंटेज ऑफ बैक्टीरिया रिमूव इन द प्लांट सेडिमेंटेशन टेक, प्लांट सेडिमेंटेशन टेक अप 75% होता है लगभग अप्रॉक्सीमेट, तो ऑप्शन सी आएगा। और प्लांट सेडिमेंटेशन क्या होता है, प्लांट सेडिमेंटेशन उसमें क्या नेचुरल फोर्सेस के थ्रू हम पार्टिकल्स को नीचे
सेटल डाउन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जो जिनकी हायर डेंसिटी होती है वही होता है, वही सेटल डाउन करते हैं। और जिनकी डेंसिटी बहुत कम होती है वो ऊपर सस्पेंडेड रहते हैं, लेकिन उसको हम सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन करते हैं ताकि उनके फ्लॉक्स बन सके, और वो फ्लॉक्स एक दूसरे से अट्रैक्ट करके नीचे आते हैं, तो उसमें भी। और देखो प्लांट सेडिमेंटेशन में बहुत टाइम रहता है, कोगुलेशन विद जो मतलब कि डिटेंशन टाइम है कोगुलेशन विद सेडिमेंटेशन, उसमें कम टाइम रहता है क्योंकि फ्लॉक्स जल्दी बनते हैं। लेकिन प्लांट सेडिमेंटेशन नेचुरल प्रोसेस है, उसमें बहुत टाइम लगता है। लेकिन जो ओवरफ्लो रेट है वो किस में, प्लांट सेडिमेंटेशन में कम है, सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन में ओवरफ्लो रेट ज़्यादा रहता है। यह आगे के क्वेश्चन में आएगा, यहाँ पर देखो इसको आप पढ़ लो। अभी जो मैंने समझाया ये उसी के रिलेटेड है। यहाँ से ये क्वेश्चन, ये देखो डिटेंशन टाइम जो प्लांट सेडिमेंटेशन का मोर होता है, कोगुलेशन का लेस। क्योंकि कोगुलेशन का डिटेंशन टाइम क्यों लेस है, क्योंकि उसमें फ्लॉक्स बनते हैं, जो केमिकल डालते हैं उसमें एलम तो एलम डालते हैं, कोऑपराल डालते हैं, तो उससे क्या है फ्लॉक्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से जल्दी जल्दी सेटल डाउन होता है, तो टाइम लेस चाहिए। और इसी का ओवरफ्लो रेट कम चाहिए, यानी कि इसका इनवर्स, ये आपको समझे। तो मोर एंड इसका ऑप्शन सी होगा आंसर, जिसमें फिर चेक करते हैं। ये देखो डिटेंशन टाइम मोर होता है प्लांट सेडिमेंटेशन, इसमें प्लांट सेडिमेंटेशन में, और जो ओवरफ्लो रेट है वो कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। रिंगल स्केल मेथड इज यूज्ड, इसका जो है ग्रेड डेंसिटी ऑफ स्मोक, ग्रेड डेंसिटी, आंसर सी इसमें आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो मेजर ऑफ सी ओ, ये नादिर मेथड से भी करते हैं, और भी कुछ इसके मेथड होते हैं, वो आप खुद देख लेना। और जो ये एग्जॉस्ट गैसेस है इसमें सब आते हैं, NO2 भी हो सकता है, SO2 भी होता है, ये सब मेजर करते हैं। फिर हम बोलते हैं कि एग्जॉस्ट गैस कितना हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकता है। इन सब गैसेस को मेजर करते हैं अलग अलग मेथड से, फिर वहाँ से हम निकालते हैं कि ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट गैस कितना आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड फॉर एलर्जी कंट्रोल। क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए। देखो इसमें जो आंसर होगा वो कॉपर सल्फेट होता है। कॉपर सल्फेट हम एलगी कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन कॉपर सल्फेट को हम ज़्यादा डाल भी नहीं सकते। जो इसका मैक्सिमम लिमिट है वो 250 तक होता है। देखो 250 तक होता है, और अगर हम इससे ज़्यादा डाल सकते हैं तो लैक्सिटी इफेक्ट हो सकते हैं। लैक्सिटी इफेक्ट मतलब कि डहेरिया वहेरिया के होने से की, यानी कि लूज मोशन या जिसको कह सकते हैं, वो होने की चांसेस होते हैं। और जो कॉपर, जिसका कॉपर सल्फेट का मैंने बोला 250 मैक्सिमम लिमिट होता है, लेकिन जो कॉपर का होता है ओनली CU कॉपर, उसका 0.05 to 1.5 mgl तक होता है। ये याद रख लेना, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज भी हो सकते हो। और जो अल्कलीन वाटर है, एल्गी के बारे में बताया गया है, जो अल्कलीन वाटर है यानी कि फ्रेश वाटर में ज़्यादातर अल्कलीन होता है। फ्रेश वाटर या जो फ्रेश सीवेज होता है वो अल्कलीन होता है। उसमें नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स प्रेजेंट होते हैं, जो एल्गी को मतलब कि हेल्प करते हैं ज़्यादा ग्रोथ होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन थ्रू सुलोसेंट फिल्टर्स, इसका ऑप्शन ए आएगा। देखो इसका यूनिट का ख्याल रखना, इसमें जो यूनिट दिया गया है, यूनिट जो है वो ये देखो यूनिट इधर जो मैंने हाईलाइट किया है, इधर लीटर पर डे पर हेक्टेयर, लेकिन यहाँ पर मैंने जो दिया है लगभग वो 100 to 200 लीटर मीटर स्क्वायर पर आवर के हिसाब से, ये 100 to 200। अब अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे हेक्टेयर में, वो लगभग इसी के आसपास आएगा, 48 के आसपास। तो ऑप्शन ए इसके अप्रॉक्सीमेट आता है। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा एलाबरेट में दिखाया हूँ। ये देख लो थोड़ा सोल्यूशन फिल्टर्स के बारे में। जो CO कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होता है वो 3 to 5 होता है। इफेक्टिव से ग्रेन साइज जो होता है वो 0.2 to 0.5, ऐसे ही इसमें ज़्यादा कम ही होता है कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी किसमें, रैपिड सेंट फिल्टर में। जो रैपिड सेंट फिल्टर है ये अर्बन, जहाँ पर एरिया कम होता है वहाँ पर रैपिड सेंट फिल्टर का यूज़ किया जाता है। और जब बहुत ज़्यादा हाई बैक्टीरिया होता है तब स्लोसेंट फिल्टर का यूज़ करते हैं। स्लोसेंट फिल्टर मतलब कि इसमें एरिया बहुत चाहिए, और ये जो है लेस देन 55 जो है 50 ppm का वो रिमूव कर सकते हैं। और इसका जो डेप्थ ऑफ सैंड होता है वो 90 to 110 सेंटीमीटर तक होता है। और इसका जो क्लीनिंग पीरियड होता है वो 1 to 3 मंथ्स का होता है, और डिज़ाइन पीरियड 10 ईयर्स का होता है। एफिशिएंसी इसकी बहुत हाई होती है। अगर इसकी एफिशिएंसी देखें रैपिड सेंट फिल्टर की वो 80 to 90% होता है। एरिया इसका कम होता है रैपिड सेंट फिल्टर का, लेकिन जो हमको वॉशिंग करना पड़ता है
बैक वॉचिंग वो 24-48 आवर्स तक करना होता है। और उसमें हमको जो वाटर का यूज़ होता है, जो एक्चुअल वाटर हमने फ़िल्टर किया था, उसको हम वापस 2 to 5% वापस टोटल वाटर को उसको वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो कलर भी इससे रिमूव कर सकते हैं, किससे, रैपिड सैंड फिल्टर से। और इसमें जो टर्बिडिटी है 40 ppm से लेस का टर्बिडिटी हम इसको कम्प्लीटली हटा सकते हैं। तो ये आप सब देखना। और सैंड लेयर की डेप्थ 60 to 90, लेकिन इसमें 90 to 110 सेंटीमीटर का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। द अमाउंट ऑफ रेजिडुअल क्लोरीन लेफ्ट इन ट्रीटेड वाटर इज। देखो जो एक्चुअल में होता है वो लिया जाता है 0.2 to 0.3 mgl, लेकिन यहाँ पर मैच कौन सा करता है इसके नज़दीक, बी आंसर इसका मैच करता है। अब रेजिडुअल क्लोरीन हम मेजर कैसे करते हैं, इसका ऑर्थोटोलिटिक टेस्ट होता है, डीपीडी टेस्ट होता है, क्लोरोटेक्स टेस्ट होता है, स्टोरेज आयोडाइड टेस्ट होता है। डीपीडी टेस्ट जो है ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, ये कलर मैचिंग टेक्निक से इसका यूज़ किया जाता है। कलर मैचिंग टेक्निक, ये देखो यहाँ पर मैं दिखाया हूँ, थोड़ा सा ये जूम कर लेता हूँ, पहले इसको डिलीट करते हैं। ये देखो आप रेजिडुअल क्लोरीन। और जो कंटेक्ट पीरियड होता है वो 10 मिनट्स तक हम रखते हैं लगभग, जो क्लोरीन होता है। और कैसे कैसे मेजर किया जाता है इन टेस्ट से, ऑर्थोटोलिटिक, डीपीडी, क्लोरोटेक्स, स्टोरेज, ये भी आ सकता है। मैक्सिमम लिमिट जो WHO ने बताया है वो 5 ppm, लेकिन जो एवरेज रेंज है वो 0.2 to 0.3 रेजिडुअल क्लोरीन होता है। अगर इससे ज़्यादा होगा, 5 ppm से ज़्यादा होता है, फिर हमको डिक्लोरिनेशन करना पड़ता है। और डिक्लोरिनेशन कैसे करते हैं, सोडियम थायोसल्फेट, एक्टिवेटेड कार्बन और सल्फर डाइऑक्साइड से। ऐसे ही जो क्लोराइड मेजर करते हैं वो मोहर्स मेथड से करते हैं, ये भी याद रखना। मोहर्स मेथड और ये रेजिडुअल क्लोरीन अलग है। मोहर मेथड इसलिए मैंने यहाँ पर रखा क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो आगे कि मोहर मेथड आएगा या ये डीपीडी, क्लोरोटेक्स, इनमें से कौन आएगा। ऑर्थोटोलिटिक टेस्ट अब यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि कैंसर कॉजिंग होता है। और डीपीडी कलर मैजिक टेक्निक होता है, ये याद रखना। चलिए, होप आपको समझ आया होगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आप ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए और इंशाल्लाह आप ज़रूर सक्सेस को पाओगे। सक्सेस आपकी कदम चूमेगी, आपको सक्सेस के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। सक्सेस आपके पीछे भागेगी जब आप अच्छे से मेहनत करोगे और इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखोगे जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। अगर आप कुछ और मतलब कहना चाहते हो कि किस मेरे को इम्प्रूवमेंट किस में करना चाहिए या किस में लेक्चर लाना चाहिए, मैं आपके लिए ज़रूर लाऊंगा। बस आप कमेंट में कर दीजिए ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले, और शेयर करिए, उससे भी मेरा बेनिफिट हो सकता है। तो मैं आगे से भी आपके लिए लेक्चर लाऊंगा अच्छे से और इससे भी बेस्ट कंटेंट के साथ। चलो, थैंक यू।